So here I'm gonna discuss most important biology points taken from the model papers. Okay, so the first point is जो ग्रोथ होता है किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिनके पास मल्टीपल सेल्स होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, बाय माइटोसिस। ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, माइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तब न्यूक्लियर डिवीजन कितनी बार होता है और डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होता है। आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है 2 टाइम और डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ होता है 1 टाइम। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 1 बार होता है और न्यूक्लियर डिवीजन आपका 2 बार होता है, ठीक है। अब मियोसिस की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो मियोसिस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है या हैप्लॉइड सेल्स में। तो एनिमल्स में जो मियोसिस होगा वो आपका होगा डिप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। और प्लांट की अगर हम बात करें, इनमें भी मियोसिस जो हमारा होता है डिप्लॉइड सेल्स में होता है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं प्लांट का। प्लांट में थोड़ी प्रोसेस समझते हैं। प्लांट, ठीक है, प्लांट में तुम्हारा डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड का मियोसिस होगा। 1 मिनट, इतने में आएगा नहीं, इसको इरेज करना पड़ेगा, छोटा छोटा। डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड में हुआ आपका मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल बनेगा। अब हैप्लॉइड में होगा फर्टिलाइजेशन होगा हैप्लॉइड में। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये अगेन डिप्लॉइड हो जाएगा। अब इसमें ग्रोथ के लिए क्या होगा, जैसे कि एनिमल्स में भी बात कर रहे थे, तो ग्रोथ के लिए माइटोसिस होगा और माइटोसिस जब होता है तो 2n रहता है। यहाँ पे हमने बात करी थी, ये देखो ऊपर, ग्रोथ जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कैसे होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। सिंपली प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ग्रोथ जो है माइटोसिस के थ्रू होगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है सिंपली। और ये यहाँ पे मियोसिस के थ्रू क्या हुआ था, हैप्लॉइड हो गया था डिप्लॉइड से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनालीडा की। एनालीडा एक फाइलम है, पोरीफेरा सिलेंडर रिजोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थ एस हेल्मिन्थ एनालीडा, ठीक है। एनालीडा की बात कर रहे हैं, जिसको लैमार्क भी बोलते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये एनालीडा जो होते हैं इसमें क्या आ जाते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म आ जाते हैं, तो इसको सेगमेंटेड वॉर्म भी बोल सकते हैं। एनालीडा आपके एक्वाटिक हो सकते हैं, एक्वाटिक समझ रहे होंगे, एक्वाटिक में आपका मैराइन हो जाएंगे और आपके फ्रेश वाटर्स हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले, ठीक। इसके अलावा आपके क्या हो जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और फ्री लिविंग के अलावा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा, एक्वाटिक होंगे, फ्री लिविंग होंगे और पैरासिटिक होंगे। ये तीनों तरीके के हो सकते हैं। एक्वाटिक तो होते ही होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में मैराइन और फ्रेश वाटर, इतनी सी ये बिल्कुल बेसिक था। इसके आगे चलते हैं। ये जो हमारे एनालीडा होते हैं, एनालीडा कैसे होते हैं, हमारे मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी सरफेस रहता है वो मार्क्ड रहता है इनटू सेगमेंट्स एंड मेटामर्स। इसको हम लिख सकते हैं, इनका जो बॉडी सरफेस है वो कैसा रहता है, सेगमेंटेड, और हम लिख सकते हैं मेटामर्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेगमेंट्स एंड मेटामर लिख देते हैं, सेगमेंट्स और मेटामर्स, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जहाँ पे सिर्फ बॉडी डिवाइड करती है, ओनली बॉडी डिवाइडेड। और ये मेटामर क्या होता है, मेटामर होता है बॉडी के साथ साथ ऑर्गन भी डिवाइडेड होते हैं, अलोंग
along with body organs are also divided। बॉडी के साथ ऑर्गन्स भी डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो इनके पास एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन लोकोमोशन में मदद करती हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्वाटिक एनालिडा की बात करें तो एक्वाटिक एनालिडा में कौन आ जाता है? एक्वाटिक एनालिडा में आपका नेरीस आ जाता है। नेरीस जिसके पास क्या क्या होते हैं? जिसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं एंड इसके पास पैरापोडिया होता है, इसके पास पैरापोडिया होता है जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग में ये मदद करते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनमें जो सीलम होता है वो ट्रू सीलम होता है, ट्रू सीलम होता है। हार्ट होता है ब्लड पंप के लिए, हार्ट होता है ब्लड पंप के लिए, जो कि इवॉल्व हुआ है इनमें फर्स्ट टाइम, इवॉल्व फर्स्ट टाइम इन एनालिडा, एनालिड्स। ओके, आगे चलते हैं। इनमें नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया किस चीज़ में मदद करता है? नेफ्रीडिया हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है एंड एक्सक्रीजन में मदद करता है, एक्सक्रीजन में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या पॉइंट? 7 मिनट का हो गया। इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम, उसमें पेयर्ड गैंग्लिया होती हैं, पेयर्ड गैंग्लिया होती हैं। अगर सिंगुलर बोलें तो गैंग्लियन होता है। उसके बाद लोकोमोशन पे अगर आते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स एनालिडा में क्या क्या होते हैं? एनालिडा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये होते हैं सेटाई, सकर्स, पैरापोडिया। डन। अब आगे चलते हैं। नेरीज की हमने ऊपर बात करी थोड़ी सी, क्या बात करी थी? नेरीज की लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया होता है, उसके साथ एक्वाटिक होता है नेरीज, ये भी बात कर ली थी ऊपर। अब ये जान लेते हैं डायोसियस होता है, ऊपर स्पेस हो ऊपर ही लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है यही लिखते हैं। नेरीज जो होता है ये डायोसियस होता है, डायोसियस, वेरी टफ स्पेलिंग, डायोसियस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म जो कि यहीं एनालिडा से आता है एंड आपकी लीच जो होती हैं वो भी एनालिडा से आती हैं। ये कैसी होती हैं? ये मोनोसियस होती हैं, मोनोसियस होती हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल कैसा होता है या वेजिटेटिव? तो रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव नहीं होता है इनमें, सेक्सुअल होता है। डन। आगे चलते हैं अब। ये जो सेगमेंटेड वर्म होते हैं एनालिडा, इनमें 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, फर्स्ट क्लास होती है पॉलीकाइटा, मैं बोलता हूँ, अब कुछ और प्रोनाउंसिएट करता हूँ, आई डोंट नो। पॉली मीन्स मैनी हो गया, ठीक, पॉलीकाइटा। फिर ऑलिगोकाइटा, ऑलिगोकाइटा, ऑलिगो मीन्स फ्यू होता है, मतलब कुछ थोड़े से। और इसके अलावा एक और क्लास होती है, एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये 3 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, इसी वजह से मैं इसको क्लास बोल रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है क्लास बोलने का, ठीक है। हिरुडीनिया, ठीक है। हिरिडो मीन्स क्या होती है? हिरिडो मीन्स सबको पता होगा, लीच होती है, जोक, ओके। एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिटाए के बेसिस पे है कि सिटाए, यार ऐसे ऐसे नेम्स हैं, सिटाए,
सिटाई के प्रेजेंस और एब्सेंस पे एक क्लासिफिकेशन है, सिटाई के प्रेजेंस और एब्सेंस पे एक क्लासिफिकेशन है। सिटाई क्या होते हैं मैंने क्लियर नहीं किया है ना, सिटाई कहीं मेंशन किया था, ये देखो सिटाई मेंशन किया है। तो सिटाई एक्चुअली क्या होते हैं, सिटाई टफ हेयर लाइक होते हैं, हार्ड हेयर लिख सकते हैं, हार्ड हेयर, ठीक है। ब्रिशल लाइक होते हैं, ब्रिशल लाइक होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सेंस करना, यूज्ड एज यूज्ड एज सेंसेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं सेंस करने के लिए, बस इतना सा क्लियर करने के लिए पॉइंट है। उसके बाद पॉलीकाइटा में क्या होता है, पॉलीकाइटा में मल्टीपल और न्यूमरस सिटाए होते हैं, सिटा बोल सकते हैं सिंगुलर में, सिटाए, ओके। इसमें आपको लार्वल स्टेज वगैरह की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं एक दो। पहला एग्जाम्पल इसमें जो होगा नेरीज आ जाएगा, तो नेरीज आपको पता चल गया कहाँ से आता है, नेरीज आपका पॉलीकाइटा से आता है। नेरीज और सबेला याद रखना है, सबेला भी एक दो जगह पूछा गया है, ठीक है, सबेला भी एग्जाम्पल है, सबेला को पिकॉक वॉर्म बोलते हैं, लिख सकते हैं आप। उसके बाद ओलिगोकाइटा में चलते हैं, ओलिगोकाइटा में आपका सिटाए बहुत थोड़े से होते हैं, ठीक है। सिटाए इसमें लिख सकते हैं फ्यू सिटाए, ऊपर से याद रखें ये मैनी सिटाए, फ्यू सिटाए, ठीक है, इतना याद रखना है। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ पॉलीकाइटा में, कि इसमें लार्वल स्टेज जो होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ओलिगोकाइटा में लार्वल स्टेज तो एब्सेंट होती है, पैरापोडिया भी नहीं होता है इनमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रैटिमा, फ्रैटिमा जिसको इंडियन अर्थवॉर्म बोलते हैं। अब इंडियन है तो याद रख लो इसको कि इंडियन अर्थवॉर्म कौन सा है तुम्हारा, फ्रैटिमा, ठीक है। इंडियन अर्थवॉर्म कौन है, फ्रैटिमा, बस इसी को याद रखना है। उसके अलावा एक और होता है लम्ब्रिकस, लम्ब्रिकस जो होता है यूरोपियन अर्थवॉर्म होता है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं लम्ब्रिकस, लेकिन ये यूरोपियन है तो इसको ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्रैटिमा ज़रूर पता होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू हिरुडिनेरिया, नॉट कमिंग बैक क्योंकि अभी तक आए ही नहीं थे। चलो अब आ जाते हैं हिरुडिनेरिया पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। इसमें हिरुडिनेरिया में नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, 33 और आपका 34, ठीक है, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स हैं। इसके अलावा हिरुडिनेरिया कैटल लीच और ब्लड सकिंग होती है, ये एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया, ठीक है। इसको हम कैटल लीच बोल सकते हैं, कैटल लीच एंड ब्लड सकिंग लीच बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक हिरिडो जो होती है, हिरिडो ये यूज़ होती है मेडिसिन्स में, इसी वजह से इसको मेडिसिनल लीच बोलते हैं, मेडिसिनल लीच बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अरे यार इतनी बड़ी कहानी हो गई, एनेलिडा की कहानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। एनेलिडा को जिसको डाउट होगा वो एक बार फिर से रिपीट करके देख ले, अब रिवाइज कराने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। अब पॉइंट है सेकेंडरी मैसेंजर के ऊपर, सेकेंडरी मैसेंजर के ऊपर कैसे, प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स की, ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को बाउंड करते हैं, या सीधे बोल सकते हैं हम ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन किससे इंटरैक्ट करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, नॉर्मली डू नॉट इंटर टारगेट सेल। इसी वजह से इन्हें क्या जनरेट करना पड़ता है,
इन्हें जनरेट करना पड़ता है किस चीज़ को, इन्हें जनरेट करना पड़ता है सेकेंडरी मैसेंजर्स को, सेकेंडरी मैसेंजर्स को। याद रखना प्रोटीन हार्मोन की बात हो रही है, सेकेंडरी मैसेंजर्स को इन्हें जनरेट करना पड़ता है, और उन्हीं सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में हमें जानना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, के बारे में नहीं, मतलब कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, पहला होता है साइक्लिक एएमपी, सी फॉर द साइक्लिक, साइक्लिक एएमपी हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी हो जाएगा, आपका डैग हो जाएगा, डीएजी डैग हो जाएगा, एंड आपका IP3 हो जाएगा, आपका CA++ हो जाएगा। इतने 1 2 3 4 5 5 आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे जिनको याद रखना है। सेकेंडरी मैसेंजर्स सिर्फ आपके प्रोटीन हार्मोन में मिलेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं डायरेक्टली उनका जो टारगेट सेल होता है उससे वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर्स की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हार्मोन आपका एस्ट्रोजन ले लें, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, वो यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच कर जाता है जाके। और अगर यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल लें तो FSH होता है प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल, जो कि ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे दिए हुए रिसेप्टर से जाके इंटरेक्ट करता है और वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेशन होता है, साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी, डैग, IP3 और CA++ हो सकता है कोई भी। इस केस में आई थिंक इस केस में आपका साइक्लिक एएमपी और CA++, वैसे ये सब डिटेल्स दी नहीं गई हैं किस केस में कौन सा यूज़ होता है, बस यही जितना मैंने बताया इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, देन ओवेरियन ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है, ये क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बहुत इजी पॉइंट है, बफर जोन क्या होता है, इससे इजी क्या हो सकता है। बफर जोन फर्स्ट ऑफ ऑल एक जोन है, जोन है ये जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक जोन है, बायोस्फीयर रिजर्व का जोन है, जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी होती है किसकी, ह्यूमंस की। कहाँ पे, बफर जोन में, जिसको जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। हाँ, वो बफर जोन जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है तो वही तो बोलेंगे, जैसे कोर जोन है वो भी जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजिशन जोन वो भी जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी इजी है, इकोलॉजी से आ रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान, dN/dt = RN होता है। अब ये तो पता चल गया कि फॉर्मूला ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का dN/dt = RN होता है, लेकिन यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे R क्या है, ये तो पता होना चाहिए। T क्या है, तो N जो है, N पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट तुम्हारा टाइम T होता है। R क्या होता है, R आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है आपका R, और T सिंपली टाइम होता है। ठीक, अब एक और चीज़, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो R के बारे में एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। किस चीज़ के लिए, तो ये जो आपका R है, R क्या, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको चूज़ करा जाता है फॉर एसेसिंग, एसेस करने के लिए, फॉर एसेसिंग लिख सकते हैं, इम्पैक्ट, फॉर एसेसिंग इम्पैक्ट। एसेसिंग मतलब सिंपली जज करना होता है, और इम्पैक्ट मतलब प्रभाव
ये सब देखना, प्रभाव वगैरह आंकना, ठीक है। तो यहाँ पे एसेस करने के लिए किस चीज़ को, इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। तो ये जो आर है ये चूज करा जाता है फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनीबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअली हम समझने वाले हैं एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, लेकिन उसको समझने से पहले हम समझते हैं ये आता कहाँ है, ठीक है। तो प्लास्टिड आपने पढ़ा है, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड से एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट्स 3 में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, ठीक है, एंड क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब मेन जो हम बात करना चाहते हैं किसकी, हम बात करना चाहते हैं एमाइलोप्लास्ट की, एल्यूरोप्लास्ट की एंड इलियोप्लास्ट की। तो वो हमारे आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम समझेंगे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये होता है कलरलेस, ठीक है। इसको यहाँ पे लाते हैं ज़रा सेंटर में, हाँ यहाँ पे, यहीं से समझना शुरू करते हैं। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। किस बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, ठीक है। पहला आएगा आपका एमाइलोप्लास्ट, दूसरा आता है इलायोप्लास्ट, जिसको मैं इलियोप्लास्ट बोलता हूँ, फिर आता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक, एस लगा लो, ओके। एमाइलोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कास लिख सकते हैं, स्टार्च, ठीक है। ये स्टोर होता है। जब फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पोटैटो, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो, ओके, आलू। इलियोप्लास्ट की बात करें, ये क्या स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट आपका स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है, ठीक। एल्यूरोप्लास्ट की बात करें अगर एल्यूरोप्लास्ट की, तो एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट आपका स्टोर करता है प्रोटीन्स को, ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्यूरॉन लेयर हो जाएगा, एल्यूरॉन लेयर हो जाएगा। अब इतना तो एनसीईआरटी में एक जगह था। अब अगर कोई पूछे कि इलियोप्लास्ट का एग्जाम्पल मुझे बताओ जो कि स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट का, तो आप जाइए रिप्रोडक्शन चैप्टर में, उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इंडोस्पर्म के अंदर आप देखेंगे एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस की बात करेंगे तो फूड एंड ऑयल स्टोर करता है, हम यहाँ पे बात करेंगे ऑयल की, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, कैस्टर एग्जाम्पल आ जाता है, कैस्टर कोकोनट सीरियल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कहाँ पे वो स्टोर करते हैं, इंडोस्पर्म में। तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है कैस्टर इंडोस्पर्म, पूछा भी जा सकता है ना। सो ये क्लियर हो गया। इलियो हमको बात करनी थी किसकी, इन्हीं तीनों की, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड इल्यूरोप्लास्ट की बात करनी, ठीक है। ये आए कहाँ, ये किसके अंडर में आते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, साइज, शेप एंड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट के बेसिस पे ये डिवाइडेड होता है एमाइलो, इलियो एंड एल्यूरो में। प्लास्टिड के अंदर ल्यूकोप्लास्ट आपका आ जाता है, जो कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके।
अब एक दो कोडॉन और उनके अमीनो एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। कोडॉन मान लो आपका ए दे रखा है, ये कोडॉन है, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या होगा, अमीनो एसिड होगा लाइसिन, ठीक है। बात करें सी कोडॉन की, तो इसका अमीनो एसिड कौन होगा, इसका अमीनो एसिड होगा प्रोलीन, ठीक है। बात करें यू कोडॉन की, तो ये इसका अमीनो एसिड सबको पता होगा, फिनाइलएलेनिन, ठीक है। अब बात करें जी की, तो इसका अमीनो एसिड कौन होगा, इसका अमीनो एसिड आपका होगा ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये इन तीनों में एक ही सेम है, देखो सेम है कोडॉन। तो यहाँ पे ए लाइसिन, ठीक है। सी प्रोलीन, ये भी याद होगा आपको, सी प्रोलीन। अब ये यू फिनाइलएलेनिन हो गया, जी ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। आपको पहले से मुझे लगता है फिनाइल एलेनिन पता होगा, सी प्रोलीन पता होगा और जी ग्लाइसिन पता होगा, ठीक है। ए में कन्फ्यूज़न होता है तो इसको स्टार मार्क कर लो कि लाइसिन होता है, ए लाइसिन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम समझेंगे कुछ हार्मोन्स, ओके, एंड उनके फंक्शंस को। पहला हार्मोन्स कहाँ से आने वाला है, हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं ना, उसका लोकेशन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, उसका लोकेशन समझेंगे, ठीक है। हार्मोन समझेंगे, टुटुटुट टुटुटुट हॉर्न वाले भी ना, और फंक्शन समझेंगे ना, टोडोडोडो, ओके। सो हार्मोन पहला हमारा क्या है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की लोकेशन कहाँ है, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड कहाँ है, ब्रेन के अंदर। अरे भाई साहब कितना नॉइस पोल्यूशन। इसका फंक्शन क्या है मेलाटोनिन का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, 24 घंटे की ड्यूरनल साइकिल को मेंटेन करना, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके अलावा डिफेंस कैपेबिलिटी, और क्या करता है, पिगमेंटेशन, डिफेंस, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, आई डोंट नो वाई, लेकिन गलत लिखा हुआ है। डिफेंस कैपेबिलिटी एंड आपका हो जाएगा पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ बस 6 ही हैं। उसके बाद एक बहुत PYQ में पूछा गया है कई बार, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, सिस्टोकाइनिन होता है, लेकिन साइटोकाइनिन मैं बोलता हूँ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, रुको यार कलर चेंज करना पड़ेगा वरना इशू हो जाएगा। ओके, ग्रीन आपका सिस्टोकाइनिन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट करना सिक्रीशन को ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, और वैसे भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसको याद रखें चाहे ना रखें वो आप पे डिपेंड करता है। यार ये तो हार्मोन की लोकेशन कुछ लिखी ही नहीं, चलो वैसे भी ये नॉट इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हार्मोन। तो अब बात करेंगे हम कार्पस ल्यूटियम की, किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होगी, देखो ये फीमेल गोनाड्स बोल सकते हैं इनको, ओवरी को, गोनाड्स, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये नीचे साइड लेफ्ट और राइट में, राइट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं ऑफ एब्डोमेन, वहाँ पे आपका पाया जाता है कॉर्पस ओवरी, और ओवरी से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ठीक। तो एक्चुअली जो फीमेल गोनाड्स बोलते हैं ओवरी को, कार्पस ल्यूटियम क्या है, फीमेल गोनाड्स नहीं बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या है फंक्शन, हाँ फंक्शंस देख लेते हैं।
इससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। इस्ट्रोजन निकलता है, इस्ट्रोजन कम अमाउंट में निकलता है। इसके अलावा इनहिबिन निकलता है, इनहिबिन हार्मोन की बात करें तो वो कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम के अंदर से तो निकलता ही है, ग्रैनुलोसा सेल से निकलता है, ग्रैनुलोसा सेल्स। ये एनसीईआरटी में दे रखा है कौन सी सेल से निकलता है। ग्रैनुलोसा सेल्स कहाँ पे होती हैं? कार्पस ल्यूटियम में होती हैं। मतलब सॉरी, ये दोनों में प्रेजेंट होती हैं, मतलब ओवरी में भी प्रेजेंट होगी, कार्पस ल्यूटियम में भी प्रेजेंट होगी ग्रैनुलोसा सेल्स। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। यहाँ पे प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है यार? कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टालिस बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी तो लिखना भूल गए, पिट्यूटरी, ओके। प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं, जिसको पीआरएल लिख सकते हैं। इसके फंक्शंस अब बात करते हैं। फंक्शंस ग्रोथ करता है, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है, फॉर्मेशन कराता है मिल्क की, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है? इनिशिएट करता है, यार स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, इनिशिएट करता है और एंड मेंटेन करता है मिल्क सिक्रीशन को। अब कहाँ से करेगा वो तो पता है भाई, मैमरी ग्लैंड, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। एक चीज़ याद रखना, यहाँ मिल्क का सिक्रीशन करा रहा है, मिल्क का इजेक्शन नहीं करा रहा है। इजेक्शन अलग चीज़ होती है, ठीक है। नाउ अब ये क्या करता रहता है? कॉन्टिन्यूड सिक्रीशन जो होता है वो भी मेंटेन होता है पीआरएल के थ्रू, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पीआरएल जो होता है प्रोलैक्टिन, ये सिर्फ एक्टिव होता है, इसमें एक्टिव इन फीमेल्स ओनली, ठीक। होता मेल में भी है बट एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हमारा क्लियर हो गया। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, पास डिस्टालिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ कराना, फॉर्मेशन कराना मिल्क का, इनिशिएट करना और मेंटेन करना मिल्क के सिक्रीशन को। उसके अलावा ये इस पूरी प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं, और लैक्टेशन का मेंटेनेंस जो होता है वो पीआरएल के थ्रू ही होता है, ठीक है। और पीआरएल सिर्फ एक्टिव होता है, प्रोलैक्टिन मतलब एक्टिव होता है सिर्फ फीमेल्स में। उसके बाद अब हम बात करें किस हार्मोन की? वैसोप्रेशन की बात करते हैं। वैसोप्रेशन, एडीएच, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पार्स नर्वोसा से, पार्स नर्वोसा, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये अपना एक्शन दिखाता है किडनी में, ठीक है। स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट्स रीजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ पे? डीसीटी में, बाई डीसीटी, ठीक है। इससे क्या करेगा? इससे उसको मिलता क्या है? इससे ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देता है इस काम के थ्रू। तो रिड्यूस कर रहा है लॉस ऑफ वाटर कहाँ से? थ्रू यूरिन से ज़्यादा पानी का लॉस ना हो, इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ जाता है वाटर का और किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डाईयूरेसिस बोलते हैं। जब वाटर का लॉस ज़्यादा होता है तो ये उसी को कम करता है, मतलब डायूरेसिस को ये क्या कर देगा? डायूरेसिस को कम कर देगा जब एडीएच निकलेगा, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन है। हाँ, ये जैसे मैंने लिखा है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।